हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे डिस्कशन आपका पी सेट क्लास 10th का। ठीक है ना। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। पेपर बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं, एक लीनियर लेवल में था। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट को मिला करके बना हुआ है। ठीक है ना। हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। ठीक ना। ए फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। तो सबसे इन्होंने बोला कि जो फ्यूज वायर है वो कितने रेटिंग का होना चाहिए। तो कैलकुलेट करते हैं। आपको पावर जो दिया गया है, पी जो दिया गया वो कितना है? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट हो जाएगा। पोटेंशियल जो दिया है, वोल्टेज वो कितना है? 220 वोल्ट दिया गया है। तो आपको होता है पी बराबर क्या होता है? ठीक है, करंट निकालना है हमें यहाँ पे, तो V इंटू आई आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आई आएगा कितना आएगा? P 1000 बाई V हमारा कितना आ जाएगा देखो ज़रा। तो ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, ये कैंसिल। और ये कितना आएगा हमारा? 50/11। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट करो ज़रा। इसमें हो जाएगा 4 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 के आसपास आएगा। ठीक है ना। और इससे जो है हमारा जो करंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो फ्यूज वायर है उसको इससे ज़्यादा इतना करंट तो एटलीस्ट झेल सके। ठीक है ना। इससे ज़्यादा तो इसमें 4.5 तो है नहीं, तो हमारा कौन सा आएगा? 5 एम्पेयर। तो इसका फर्स्ट क्या आएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 एम्पेयर। ठीक है ना। क्योंकि अगर इतना ही रहा या इससे कम रहा मतलब तो हमारा ये इलेक्ट्रिक केटल पूरा पावर में ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो मतलब मिनिमम इतना चाहिए, इससे ज़्यादा रहे थोड़ा सा तो फॉर सेफ्टी वो आपको काम करेगा। ठीक है ना। लेकिन ये है कि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो है फ्यूज़ वायर आपका जो है वो मतलब फ्यूज़ ही ना हो। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि वो भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 2 में क्या बोला गया है? फिगर शोज 3 सिमिलर बल्ब्स लैम्प L1, L2 एंड L3 कनेक्टेड अक्रॉस द पावर सप्लाई। इफ द लैम्प L3 गॉट फ्यूज देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, L3 फ्यूज हो गया तो ध्यान रखना एक बात, इसमें बहुत सिंपल सा है। हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना। जैसे एक बल्ब यहाँ पे है, दूसरा बल्ब यहाँ पे है और तीसरा बल्ब इसके साथ ऐसे पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब आप सोचो जरा, यहाँ पे सोर्स जो भी लगा हुआ है, अगर ये फ्यूज हो गया, सबसे पहली बात ध्यान रखना, पैरेलल में ऐड किया है तो पैरेलल में ऐड करने से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, सीरीज में ऐड करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है ना। मतलब कि जो हमारा आएगा ओवरऑल का उससे कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप सोचो जरा कि जब ये फ्यूज हो गया, ठीक, तो सिर्फ ये दो हैं, तो पहले रेजिस्टेंस कम था, बाद में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और बाद में रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। करंट कम हो गया तो जो हमारा L1 है, L1 का जो ग्लो है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा। बट यहाँ पे करंट आने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड होता था पहले, अभी ये फ्यूज होने सारा करंट यहीं से जाएगा तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ब्राइटनेस जो L2 का है वो बढ़ जाएगा। मतलब L1 का जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज करेगा और L2 की ब्राइटनेस क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो देखो, तो ब्राइटनेस ऑफ जो हमारा L1 है वो डिक्रीज है एंड ब्राइटनेस ऑफ L2 क्या है? इंक्रीजेस। तो कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना। आई थिंक क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ए 2 मीटर लॉन्ग वायर विद ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 mm स्क्वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। मतलब कि जो लेंथ है वो 2 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कितना है? 1 mm स्क्वायर दिया गया है और रेजिस्टेंस कितना दिया है? 16 ओम। ठीक है ना। आपसे बोला गया व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ इट हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 mm स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपसे बोला कि अगर जो वायर हमारा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm स्क्वायर हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा? तो ध्यान रखना, अगर ये सेम वायर है, ऑब्वियस ही बात है, अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो क्या होगा? इसका लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो एरिया हमारा यहाँ पे 1 mm स्क्वायर था और यहाँ पे कितना हो गया? 2 mm स्क्वायर हो गया। मतलब जो हमारा एरिया कितना है? 2 टाइम्स बढ़ गया। तो अगर हमारा एरिया जो है वो 2 टाइम्स बढ़ेगा तो लेंथ हमारा कितना आ जाएगा? वो क्या होगा? हाफ हो जाएगा। बात समझ गए ना। क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करना है तो जितना एरिया बढ़ेगा उतना लेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। बात ध्यान रखना। ठीक है ना। ये प्रूव भी कर सकते हैं बट उतनी ज़रूरत नहीं है। तो L/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब जितने टाइम्स हमारा ये कितना 1/2L हो जाएगा, तो याद करो जितने टाइम्स हमारा लेंथ हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता है, हमारा रजिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर टाइम्स ऑफ चेंज होता है। तो कितना आएगा? 1/4 इंटू 16 तो कितना आएगा? 4 ओम आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है इसका? थर्ड का ए ऑप्शन।
ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये एक्चुअल में R इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है रो L बाई ए यहीं से सॉल्व करते हैं, बट इसको इस फॉर्मूले से ना लेके हमने डायरेक्टली जो है इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आपको समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया देखो जरा। तो 4 में बोला गया है कि आपसे देखो जरा यहाँ पे जो 6 ओम रजिस्टर है कनेक्टेड इन 6 वोल्ट सेल है, ठीक है ना। इंटरनल रजिस्टेंस आपका नेगलेजिबल है जो कि दिखाया गया है। व्हाट इज द करंट दैट फ्लो थ्रू द पी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसके थ्रू करंट निकालना है। देखो जरा, तो सबसे पहले तो इन सब का जो है सम करो, कितना आएगा 6 + 6 + 6 कितना आएगा 18 हो जाएगा। तो देखो सेल तो हमारा यहाँ लगा हुआ है, इसके साथ में यहाँ पे टोटल 18 ओम लगा है, यहाँ पर भी टोटल कितना लगा है हमारा, ये भी तो 18 ओम होगा। तो जो करंट यहाँ से निकलने के बाद जाएगा इधर से और इधर से, ये यहाँ आने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा ऐसे। तो जो करंट इसमें जाएगा वही हमें निकालना है, क्योंकि वही तो पी से पास होगा, ठीक है ना। तो अब ये करंट निकालने से पहले हमें इसका क्या निकालना, नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए जो R इक्विवेलेंट है वो हमारा क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों बराबर, तो 1/18 + 1/18 कितना आएगा 2/18 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा, ये 9 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक कर लोगे इसको। 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना 1/18 + 1/18 हो जाएगा, तो कितना आएगा 2/18 1/9। तो उल्टा करने के बाद क्या आएगा 9 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ से करंट आई जाएगा वो कितना होगा, तो आई बराबर कितना आएगा हमारा, ई कितना है तो जरा 6 है, तो 6/9 बराबर कितना आएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब सोचो ये 2/3 दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक इधर इधर है ना। तो जो इसमें आधा आएगा हमारा आई डैश की बात करें तो इसका हाफ हो जाए कितना 1/3, मतलब कितना 0.33 एम्पियर। तो कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाला सेल जो है डायरेक्टली से पैरेलल में जुड़ा ना 18 ओम से, तो इसमें करंट क्या आएगा दिस वन अपॉन दिस वन। देखो आई डैश अगर आप डायरेक्ट निकालते कितना आएगा 6/18 कितना 1/3 मतलब कितना 0.33। तो मतलब ये जो हमने यहाँ निकाल के डिवाइड किया या इक्विवेलेंट निकाला उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्टली ये निकालते यहाँ से सीधे बराबर, ये आंसर शॉर्ट में इस तरह कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जरा 5 में क्या लगेगा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें कुछ देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नील पॉइंट्स। ये करेक्ट आपका है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आपने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा है, तो जिधर नॉर्थ पोल डिसाइड करता है हमारा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक ना। तो ये करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, एग्जैक्टली ये भी करेक्ट है। कहीं से भी देखो, जैसे वायर करंट करेंगे, वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा होगा ऐसे बनता है, ठीक ना। परमानेंट मैग्नेट का देखा होगा आपने कैसा बनता है, ऐसे क्लोज्ड बनता है नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है। द मैग्नेटिक इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल देन एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, अगर ये पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है तो ध्यान रखना ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, जीरो नहीं शो करता है। तो हमारा क्या आ जाएगा सी ऑप्शन जो इनकरेक्ट है, मीन्स हमारे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड है ऑफ डिफरेंट रेडियाई कैरी करंट आई इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दो ऐसे दिए गए सोलेनॉइड तो आप समझते हैं ना, ऐसे इस टाइप से होता है, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्रॉस सेक्शन वाला एरिया देख रहे हैं क्योंकि हमें आगे चल के फोर्स निकाला, ठीक ना। इसमें करंट जो है वो सेम हमारा एक डायरेक्शन में है, और उसने बोला कि लेट F1 बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इनर सोलेनॉइड ड्यू टू द आउटर ऑन एंड F2 बी द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन द आउटर सोलेनॉइड ड्यू टू द इनर सोलेनॉइड, देन विच वन इज द करेक्ट, ठीक है ना। आपको इसमें बताना है कौन सा करेक्ट आएगा। सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो, उसके अकॉर्डिंग आप फोर्स फाइंड करो, काम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें करंट हमारा इधर है, ठीक है ना, करंट इधर जा रहा है और हमारा जो सोलेनॉइड अंदर में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, आउटसाइड में आएगा, ठीक है ना। और जब आउटसाइड में, वैसे भी देखो आउटसाइड में आएगा तो इस पे करंट कहाँ जाएगा, बाहर तरफ। तो अगर हम आप देखोगे इस पे करंट मान लीजिए हर जगह बाहर तरफ लग रहा है ऐसे ऐसे, तो इस पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। ऐसे यहाँ पर भी आपका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म ऑल डायरेक्शन होगा ना। तो फाइनली कौन सा आंसर करेक्ट आएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। 6 का हमारा क्या आएगा, सी ऑप्शन। चलिए 7 नंबर की बात करते हैं। तो 7 नंबर में क्या दिया गया है कि एन अल्फा पार्टिकल इंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। ये तो सिंपल सा हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, इधर अल्फा पार्टिकल जा रहा है और इसमें जो है वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो कहाँ लगेगा, आउटसाइड में लगेगा। तो क्या होगा,
आउट ऑफ द पेज। तो कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो 7 का हमारा आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज सिंपली रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ये आपका करेक्ट है, क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड इंड्यूस के लिए होता है और जो हमारा दूसरा होता है वो फोर्स के लिए होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट द राइट हैंड थंब रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट में सीधा होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है? रिवर्स होता है। लास्ट क्या है? इन इंडिया एसी वोल्टेज डायरेक्शन आफ्टर 150 सेकंड। इंडियन हाउस होल्ड सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी हमारा है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज में क्या होता है? वो एक साइकिल पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये डायरेक्शन चेंज कितना करेगा? तो ये एक में 2 बार, देखो यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ गया ना, फिर वापस इधर गया, तो ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो हमारा जो आएगा एक बार डायरेक्शन चेंज करने का कितना? यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। इसके बाद फिर चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा कितना है? 1/100 आएगा, ठीक है ना। तो 1/100 सेकंड आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। 9 में क्या देगा? एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर का काम क्या होता है? वो मूव करता है, ठीक है ना, रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 9 का कौन सा ऑप्शन आएगा? हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। 10 में क्या बोला गया है? इमेज इज ऑब्टेन on a screen by keeping an object at 25 centimeter and 40 centimeter in front of a concave mirror. Image in former case is 4 times bigger than in the later case, ठीक है ना। focal length of mirror must be, ठीक। तो देखिए जरा, एक ये दिया गया है, पहले तो इन्होंने कहाँ रखा है? 25 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे कहीं। तो इसकी इमेज आपकी मान लीजिए यहाँ कहीं बन रही है, ठीक है ना, ये हो गया आपका। और दूसरे केस में इन्होंने क्या किया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको दूर रख दिया ऐसे, तो यहाँ से लाइट जाएगी, क्या होगा? उसकी इमेज बन रही है और वो मान लो यहाँ कहीं बन रही है, ठीक ना। अब ये हमारा जो है पहले वाले केस में हमारा जो H1 बन रहा है और ये मान लिया H2 बन रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा पहले वाला केस है उसमें क्या है? 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक ना। देखो क्या बोला है? इमेज इन फॉर्मर केस इज़ 4 टाइम्स बिगर देन द लेटर। तो H2 बराबर जो है हमारा कितना आ जाएगा, या H1 बराबर कितना आएगा? 4H2 आ जाएगा। बात क्लियर है? पहले वाला 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक ना। तो एक तो हमारा ये ध्यान रखना है, ठीक ना। अब ये मैग्निफिकेशन से सारा निकल के आएगा, ठीक ना। तो देखो पहले वाले केस में हम U1 V1 लिखते हैं, मतलब हमारा जो है ये U1 हो जाएगा, इधर ये V1 हो जाएगा, इसमें क्या आएगा हमारा? ये U2 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? हमारा V2 बन जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे किस एक में चाहे U1 U2 V1 V2 में से सारी वैल्यू निकाल के ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखो जरा, थोड़ा लेंदी जाएगा आई थिंक। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ये हमारा चूँकि हाइट का डिफरेंस हो तो मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा? आपका 4 टाइम्स होगा। तो मतलब हमारा जो M1 बनेगा वो बराबर कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ M2 आ जाएगा। M1 कितना आएगा? तो माइनस V1/U1 बराबर कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ माइनस V2/U2 बन जाएगा। तो ये हमारा माइनस माइनस गया। और U1 U2 कितना है? तो ध्यान रखना, पहले हमारा कितना है? 25, बाद में ये कितना है हमारा? 40 दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा V1/-25 बराबर 4 टाइम्स ऑफ कितना आएगा यहाँ पे? V2 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस गया और ये आप 10 हो जाएगा। तो V1 बराबर 25/10 V2 आ जाएगा। एक रिलेशन हमें ये मिल गया, ठीक है ना, V1 V2 में। अब बात आती है कि आगे क्या होगा। तो आगे हम लोग फाइंड करते हैं इनका F और V1 V2 का रिलेशन जो हमारा है मिरर फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? देखो जरा यहीं पे कर देते हैं। तो पहला बनेगा 1/F बराबर कितना? 1/V1 और ये कितना आ जाएगा हमारा? -1। अच्छा यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस रखें तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या आएगा? 1/F बराबर कितना? 1/V2 और ये प्लस कितना आ जाएगा हमारा? 1/-40 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जो है, क्योंकि 1F तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, दोनों को बराबर कर दो। तो ये दोनों जैसे बराबर है, कितना आएगा देखो जरा यहाँ से। तो एक तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं या ठीक है ना। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इधर ले आओ क्या बन जाएगा? देखो 1/V1 बराबर जो है क्या बन जाएगा? 1/F प्लस 1/25 आ जाएगा, ठीक है ना। और 1/V2 जो बनेगा, नेक्स्ट पेज पे कर दे रहे हैं, देखो 1/V1 जो है हमारा कितना आएगा? 1/F प्लस 1/25 आ जाएगा। और 1/V2 जो निकलेगा, जैसे देखो जरा इधर, तो इसको हम क्या करेंगे? देखो जरा इस वाले को, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस से क्या प्लस हो जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा? 1/F प्लस 1/40 आ जाएगा, ठीक है ना।
अब यहीं से हमें f निकालना है। तो देखो एक तो हमें ये पता है ना, यहाँ से ये v1 बराबर 25/10 v2 रख देते हैं। देखो v1 बराबर कितना आएगा 25/10 v2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन v1 कितना है 25/10 v2 बराबर ये इधर बन जाएगा 1 अपॉन f प्लस 1/25 आ जाएगा। और इसमें जो है 1/v2 की वैल्यू आप देखो ये है पूरा, इसको उठा के रख दो तो कितना आएगा, देखो ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/25 कितना आएगा 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन 40 बराबर कितना आएगा 1/f प्लस 1/25। इसको सॉल्व करना है पूरा, ठीक है ना। तो इसको एक एक करके, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दो आई थिंक 5 आ जाएगा 2/5, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2, ठीक है ना। इस 5 को इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। 2/f हो जाएगा प्लस 2/40 बराबर ये इधर जाए कितना आएगा 5/f हो जाएगा और प्लस यहाँ कितना आएगा 5/25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। देखो ज़रा नेक्स्ट में करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा, ये हमारा 1/20 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको इधर लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो कितना आएगा, देखो तो हो जाएगा 5/f माइनस 2/f बराबर 1/20 माइनस 1/5 आ जाएगा और ये होगा 3/f, ठीक है ना। देखो इधर कर दे रहे हैं तो 3/f बराबर यहाँ क्या बनेगा, इसका जो है 20 एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 20 और यहाँ कितना आएगा 1 माइनस, देखो ज़रा यहाँ पे ये 20 आएगा, यहाँ 1 माइनस और ये कितना आएगा हमारा 4 आ जाएगा, 4 तो कितना आएगा माइनस 3/20 आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, f बराबर कितना आएगा -20, ठीक है ना। कॉन्केव है तो माइनस हटा देना, कितना आएगा 20 आ जाएगा, मतलब साइन ही लिया है यहाँ पे इक्वल वैल्यू। तो कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन। थोड़ा सा लेंदी काम है, लंबा जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या बोला गया है, फाइंड टाइम टेकन बाई रे ऑफ लाइट टू ट्रेवल थ्रू ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर एंड रिफ्लेक्टिवनेस 1.5, ठीक है ना। तो आपको दिया है थिकनेस, जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, t बराबर वो दिया है 4 सेंटीमीटर और स्पीड जो म्यू दिया है वो कितना है 1.5, मतलब 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको बताना है कि जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट है कितना है 3 × 10⁸ मीटर दिया गया है पर सेकंड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप फाइंड करो ज़रा कि जो हमारा फॉर्मूला होता है मतलब वेलोसिटी का ग्लास में वो कितना आएगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी पता लग गया तो डिवाइड करके निकाल लेंगे। देखो ज़रा तो यहाँ पे होगा म्यू बराबर जो होता है हमारा, अगर पता हो तो क्या होता है c/v होता है। तो यहाँ से v जो निकलेगा, म्यू कितना है 3/2 बराबर कितना 3 × 10⁸ अपॉन v, 3 से 3 कैंसिल, v कितना आ गया 2 × 10⁸ आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये वेलोसिटी आ गया और आपको थिकनेस दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा आएगा फॉर्मूला जो टाइम का आएगा, टाइम निकालना जो हमारा कितना आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d कितना है 4 × 10⁻² अपॉन स्पीड कितना 2 × 10⁸ आ जाएगा। तो फाइनली इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻10 सेकेंड। कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखो जरा। 12 में क्या बोला गया है, ए डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड कलर, दे कैन इजिली सीन फ्रॉम द डिस्टेंस बिकॉज among all other colors the red light, डायरेक्ट ना रेड लाइट को यूज़ करते हैं, उसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो स्कैटर कम होती है, मतलब जो फॉग वगैरह होते हैं इन सबके इसका स्कैटरिंग उसकी बहुत कम होती है। तो जब कम स्कैटर होगी देर दूर तक जाती है। तो कौन सा हमारा करेक्ट है, इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द स्मोक और फॉग, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। इसीलिए रेड सिग्नल्स को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है ताकि दूर तक वो विजिबल रहे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा। 13 क्या बोला गया है, A convex lens has 4 diopter power having focal length 25 cm. A convex lens has -4 diopter power having focal length 0.25 meter. और next क्या है, concave lens has 4 diopter power having focal length 0.25 meter. And concave lens has -4 diopter power having focal length 0.25, ठीक ना। देखिए concave का जो हमारा होगा उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा पावर है कितना होता है 1/f होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए पावर हमारा 4 है तो f कितना आएगा 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 कितना आएगा हमारा, ये होता है 0.25 मीटर, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट आएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार करेक्ट। इसमें बोला है ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये तो करेक्ट है, ठीक है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ने एक्चुअल में यहाँ पे एटमॉस्फेरिक उसका रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना, वो इधर उधर दिखता है। नेक्स्ट आपका क्या है,
द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई कॉस्ड बाय द एक्शन ऑफ रेटिना, नहीं, और सिलरी मसल्स होती है ना, उनकी वजह से आता है। लास्ट के एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज स्कैटर्ड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ठीक है ना, ये करेक्ट है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो मतलब कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कलरफुल पैटर्न इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ध्यान रखना यहाँ पे अब जो डिफ्रैक्शन आएगा हमारा वो कौन सा है, कलर ऑब्जर्व बाय द कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना, क्योंकि रेनबो में हमारे क्या होता है, TIR होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन की वजह से आता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, व्हाइट लाइट डिस्पर्स, जिसमें डिस्पर्जन है, ठीक है ना, और यहाँ पे इसमें डिफ्रैक्शन पूछा है, और ब्लू कलर स्काई आपको तो स्कैटरिंग से आता है, तो कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो 15 का हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिलहाल इतना ही, थैंक यू।